तो हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्या जाना था कि नेपोलियन की डेथ हो गई थी 1815 में, वो बैटल ऑफ वाटरलू में। तो जो हमारा फ्रांस था वो बिना राजा के था। अब फ्रांस के ऊपर इन चारों मतलब कि जो देशों स्टेट्स की जो उस टाइम पे निगाह थी कि ये किसके अंडर रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, इन चारों देशों ने एक ट्रीटी ऑफ वाइना साइन की। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है, चारों देशों ने, और इन्होंने वहीं पे वापस फिर से कंजर्वेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी कंजर्वेटिव सिस्टम क्या था? कंजर्वेटिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो मोनार्ची सिस्टम को, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? वो एक सपोर्ट करता है मोनार्की सिस्टम को। लेकिन नेपोलियन ने तो इस सिस्टम को बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो अब नेपोलियन तो मर गया, तो जो लोग राजा के घर से पैदा हुए बड़े थे तो उन लोगों को तो ये था ना कि हमारा हक वापस चला गया। तो अब उन लोगों ने वापस से क्या किया, प्रिजर्व कर दिया मोनार्की सिस्टम को, चर्च वगैरह सिस्टम को, वहीं पे पोप वगैरह जो उनको ऐशो आराम वाली ज़िंदगी वापस फिर से इन लोगों ने दे दी। सोशल हायरार्कीज़ वापस आ गई, मतलब कि अपर क्लास लोअर क्लास, पहले था ना कि सभी बराबर हैं कानून की नज़रों में, अब वैसा नहीं है। और ऑटोक्रेटिक रूल को वापस फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ऑटोक्रेटिक रूल हम बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप, जिसमें वन मैन ओनली पावर में रहता है। ठीक है, इसके बिना उन्होंने और क्या किया, उन्होंने सेंसरशिप को कंटिन्यू रखा जो कि नेपोलियन दे के गया था। और इन लोगों ने बोल दिया कि कोई भी बंदा अब के बाद मोनार्की पावर को, क्योंकि मोनार्की सिस्टम है ना वो पावर में है, कोई भी मोनार्की को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ठीक है, और कोई भी बंदा गवर्नमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट भी नहीं करेगा। ठीक है, ये कब हुआ? नेपोलियन की डेथ के बाद। किसने किया ये? इन चारों देशों ने एक कंजर्वेटिव सिस्टम को जब फॉलो किया, मतलब कि वहाँ पे एस्टेब्लिश किया, उसके बाद। चलिए अभी हम आते हैं। अब जब इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वाइना साइन की थी ना, वो 1815 में साइन की थी। वो कब साइन की थी? 1815 में। डेट्स कौन कौन सी थी? 1848 में सबसे पहले वो जो पेंटिंग वाला सीन हुआ था, फिर 1789 में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फिर 1799 में क्या हुआ था, नेपोलियन का किंगडम स्टार्ट हुआ, 1804 में सिविल कोड आया, नेपोलियन कोड आया, 1815 में लॉ ऑफ वाटरलू हुई, नेपोलियन की डेथ होगी। तो उसी की डेथ होने के इमीडिएटली बाद उसी ईयर में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वाइना साइन हुई। अब इसमें क्या था, ये जो ट्रीटी ऑफ वाइना थी इसका हेड कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर। ठीक है, ऑस्ट्रियन चांसलर, उसका मतलब कि जो है ऑस्ट्रियन चांसलर, उसका जो है हेड बनाया गया था, जिसका नेम था डग मैटरनिक। ठीक है, अब ये चार लोग थे जिन्होंने मिलके नेपोलियन को मारा था। वो लोग कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया। देखिए, अब इन चारों देशों को कुछ ना कुछ मिलेगा। जिसको मैंने रेड के साथ सर्कुलेट मार्क किया ना, तो वो जो फर्स्ट दो पॉइंट है वो ब्रिटेन के बारे में है, इसलिए रेड के साथ है। ब्रिटेन को क्या मिला? ब्रिटेन को दिया गया कि बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे वापस फिर से फ्रांस में रिस्टोर कर दी गई। बर्बन डायनेस्टी का मतलब क्या था कि वहाँ पे वापस राजे का बेटा ही राज करेगा। ठीक है, और इसके बिना उन्होंने क्या किया, जो फ्रांस है ना, मान लो ये फ्रांस है, फ्रांस की जो बाउंड्रीज है वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया, रिस्टोर कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि जो फ्रांस है वो आगे एक्सपेंड ना हो सके, फ्रांस लिमिटेड बन के रही। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट है इसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा? ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन को खाना मिल गया, अब इसको घर वापस भेजो, अब इसका हो गया। अब बचे बाकी आगे वाले देश। अब इसके बाद हम आएंगे प्रशिया के ऊपर। प्रशिया को क्या हुआ? प्रशिया को फ्रांस की वेस्टर्न साइड में बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्शरीज थी वो दे दी गई, जिसको लेके प्रशिया भी है काफ़ी सेटिस्फाइड हो गया। चल अब ये भी हो गया, अब इसको भी छोड़ दो। ब्रिटेन हो गया, प्रशिया हो गया। अब हम आगे आएंगे रशिया के ऊपर। रशिया को पोलैंड मिल गया। ठीक है, पोलैंड के ऊपर किसका मतलब कि जो कब्जा हो गया वो रशिया का हो गया। अब बचा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने क्या किया? ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली जो था ना, वहाँ पे ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया, मतलब कि इसको पोलैंड दे दिया गया और इसको नॉर्थ इटली वाला जो पोर्शन है, वो पार्ट है, वो दे दिया गया। अब इसके बिना फिर भी 39 स्टेट की जो कन्फेडरेशन थी वो ऐसी थी जो नेपोलियन ने स्टेबलाइज की थी, और इन चारों देशों ने उनको अनटच रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये कब हुआ था? नेपोलियन की डेथ होने के बाद। ये किसके अंडर हुआ? ट्रीटी ऑफ वाइना के अंदर। ठीक है, इसको अच्छे से बच्चे समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब जब नेपोलियन की डेथ के बाद 1815, ठीक है, 1815 में उसकी डेथ हुई थी ना, इसके बाद सेंसरशिप जब वापस से रिस्टोर कर दी गई ना, तो लोग जो है वो अनहैप्पी नहीं थे। देखिए, जो सेंसरशिप है उसको नेपोलियन भी तो लेके आया था, लेकिन नेपोलियन लोगों के अच्छे के लिए काम कर रहा था। अब ये जो इसके बाद, उसकी डेथ के बाद जो गवर्नमेंट आ रही है, लोगों को ये था कि वो हमारे अच्छे के लिए कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि मोनार्की सिस्टम आ गया, इसलिए लोग अनहैप्पी थे। ठीक है,
अब फिर इसके बाद क्या हुआ, तो जो रेवोल्यूशनरीज थे ना वो लोग शांत नहीं बैठे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दिया। अब सीक्रेट सोसाइटीज़ किसने बनाना शुरू कर दिया, रेवोल्यूशनरीज ने। जैसे कि उन्होंने कौन कौन से मतलब कि सीक्रेट सोसाइटी बनाई, उसका मेन एम क्या होता था, उसका बेसिकली मेन एम क्या था कि स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की आग को जिंदा रखना, आग जला के रखना, मोनार्की पावर को अंग्रेज ओपोज करते रहना, उसको ख़त्म करवाने की कोशिश करवाते रहना, लोगों को फ्रीडम के बारे में बताते रहना कि आज़ादी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको आज़ाद रहना चाहिए, ना कि मोनार्की सिस्टम के अंडर रहना चाहिए, और ऑटोक्रेटिक रूल को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, और नेशन स्टेट्स मिलनी चाहिए जिसमें कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, गवर्नमेंट सब लोगों को सेम मिल सके। तो इसी के बीच ना एक यूसीपी मैज़ानी है, यूसीपी मैज़ानी, ठीक है। इन्होंने क्या था, ये कौन थे, ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ये हमने पढ़ा ना जो सीक्रेट सोसाइटी बना रहे थे रेवोल्यूशनरी, उनमें एक नेम है यूसीपी मैज़ानी, ठीक है। काफ़ी सारी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये इटली के थे, इन्होंने क्या किया था, ये मतलब कि मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी थे, कहाँ के थे, कार्बोनारी की, ठीक है। तो इन्होंने 2 टाइप्स की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जिसमें से एक का नेम था यंग इटली, ठीक है, इन मर्सिलीज, और दूसरी का नेम था यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, पहली का नेम था यंग इटली इन मर्सिलीज, और दूसरी बनाई थी यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। और इसके बिना इन्होंने जो अपनी और सोसाइटी बनाई थी वो कहाँ कहाँ पे, वो पोलैंड में थी, फ्रांस में थी, स्विट्ज़रलैंड में थी, और जर्मनी में भी इनकी कुछ जो सोसाइटीज़ हैं वो चलती आ रही थी। अभी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा टॉपिक होगा एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।